नमस्कार। कुरुक्षेत्र में है आप, जिसका फैलाव वहाँ तक है जहाँ तक सूर्य की किरणें पहुँचती है। जहाँ ना कोई नीति है, ना कोई नियम है। जहाँ कोई भी किसी भी क्षण अपने राजनीतिक साम दाम दंड भेद का प्रयोग कर अपना राजनीतिक विजय पताका फहरा सकता है, साथ ही साथ राजनीतिक जमीन पर कब्जा कर सकता है। जहाँ ना सूर्योदय के साथ युद्ध आरंभ होता है, ना ही सूर्यास्त के साथ युद्ध समाप्ति की घोषणा होती है। यानी कि हमेशा एक्टिव मोड में सभी रहते हैं। कब युद्ध हो जाए, कब किस पर सियासी बयानबाजी करना पड़े, कब किस पर सियासी तीर चलाना पड़े, इसके लिए सभी हमेशा कमर कस करके तैयार हो ही रहते हैं। जो कुरुक्षेत्र हुआ था उसमें श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान देते वक्त भगवान श्री कृष्ण वासुदेव जी ने कहा था कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। लेकिन ये कलयुग है। कलयुग में लोगों के पास समय नहीं है, काम करते हैं और रिजल्ट तुरंत चाहिए होता है। हालांकि ये पहले ही सर्वविदित है कि सब्र का फल मीठा होता है, लेकिन सब्र भाई यहाँ करे तो कौन करे। लेकिन अगर आपको फल तुरंत चाहिए तो आपको अपनी रणनीति को मजबूत रखना होगा। मजबूत रणनीति एक ऐसा मार्ग है जिससे आपको आपके कर्म का फल तुरंत जो है वह मिल सकता है। और कुछ ऐसा ही हुआ है बिहार में। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी लगातार कर्म कर रहे थे, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने एक मिक्सचर बनाया था। अपने कर्म के साथ ठीक उसी अनुपात में वे एक तगड़ी रणनीति को लेकर के भी चल रहे थे, और जिसका सार्थक रिजल्ट, परिणाम जो है, फल जो है उन्हें मिला है। और मिला कुछ ऐसा है कि इस बार तेजस्वी यादव जी के दोनों हाथ में जो है वह लड्डू आ गया है। तेजस्वी यादव जी जिस समुदाय से आते हैं उनके लिए यह कहना सटीक होगा कि इस बार पांचों उंगली जो है तेजस्वी यादव जी का वह घी में है। कैसे, तो चलिए आपको बताते हैं। आपको याद होगा कि 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद तेजस्वी यादव जी की पार्टी, लालू प्रसाद यादव जी की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल नंबर 1 दल बनकर के उभरी 75 सीटों के साथ। लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री की कुर्सी का मजा जो है वह तेजस्वी यादव जी नहीं ले पाए। और इसके भी पीछे कारण था, वो सबसे बड़ा कारण था रणनीति। तगड़ी रणनीति से नीतीश कुमार जी और बीजेपी ने काम किया, और जिसके भेंट चढ़ गए तेजस्वी यादव जी। इसके बाद बात करें तो नीतीश कुमार जी ने सत्ता की चाबी बीच में ही आकर के तेजस्वी यादव जी के हाथों में सौंप दी। हालांकि तेजस्वी यादव जी के साथ साथ राजद को भी इस बात की उम्मीद नहीं थी कि कुछ ऐसा हो सकता है। हालांकि चिराग पासवान जी मध्य अवधि चुनाव की ओर बात करते रहे, इशारा करते रहे, लेकिन मध्य अवधि चुनाव तो नहीं हुआ। लेकिन मध्य अवधि में आकर के जो है वह सत्ता में परिवर्तन हो गया, तख्ता पलट हो गया। ऐसा तख्ता पलट जिसमें मुख्यमंत्री तो वही रह गए, लेकिन गठबंधन में परिवर्तन हो गया। लेकिन सरकार बनने के बाद ही इस बार राजद लगातार जो है वह अपना अगर कहें तो अपने, अगर समझ लीजिए कि राजद एक शरीर है, तो शरीर के जैसे हाथ, पैर, आँख, नाक महत्वपूर्ण अंग होते हैं, तो ऐसे अंग समान लोगों को जो है वह अपने से दूर कर रही थी। आप समझिए, जब किसी को दूर करना हो, चहेते को दूर करना हो, दिल के करीब लोगों को दूर करना हो, तो कितना दर्द होता है। राजद दर्द झेल रही थी, लेकिन उफ तक नहीं कर रही थी। क्यों? क्योंकि सामने कुछ बड़ा होना था, और इस बात की भनक तेजस्वी यादव जी को थी, और इसी के लिए रणनीति तेज करके चल रही थी। ऐसे ऐसे लोगों को राजद ने विदा किया है, जिसके बारे में अगर 2020 से पहले कहा जाता राजद में, तो फिर एक बड़ा विद्रोह हो जाता कि उन्हें जो है कैसे इतना कुछ कह दिया गया। हालांकि इस बार भी विद्रोह की स्थिति उत्पन्न हुई, लेकिन लालू प्रसाद यादव जी ने स्थिति को भांप लिया। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, सधे राजनीतिज्ञ हैं लालू प्रसाद यादव जी, और राजनीति वाले इस माहौल को, राजद के भीतर के माहौल को भांपते हुए लालू प्रसाद यादव जी ने एक जो है बात कह दी राजद के राष्ट्रीय परिषद के बैठक में कि तेजस्वी यादव जी तमाम तरह का नीतिगत फैसला ले सकते हैं। लालू प्रसाद यादव जी के बाद अब तेजस्वी यादव जी ही हर तरह का बात लेंगे, हर तरह का फैसला लेंगे। ज़रूरत पड़ी तो राजद के नाम और सिंबल को भी अगर कोई बदल सकता है तो वे तेजस्वी यादव होंगे। इसके बाद इसका रिएक्शन आपने देखा होगा कि कैसे तेज प्रताप यादव जी और श्याम रजक वाला प्रकरण हो गया। भारत, हम आते हैं फिर से वापस कि बिहार में सरकार बनने के बाद तेजस्वी यादव जी ने अपने चहेते और राजद के लिए काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल, फलदायक अनंत सिंह जी के भी चहेते
मास्टर कार्तिकेय का सबसे पहले विकेट गिराया। मास्टर कार्तिकेय बिहार के कानून मंत्री बन करके आए थे और इसके बाद उन पर लगातार आरोप लग रहा था, कई मामले में जो है उन्हें सरेंडर भी करना था। इसके बाद मास्टर कार्तिकेय का उन्होंने इस्तीफा लिया, लेकिन इस्तीफा लेने के वक्त लोग चकित रह गए थे कि अनंत सिंह जी जिस मास्टर कार्तिकेय के टिकट के लिए लालू प्रसाद यादव जी को जबान देते हैं और कहते हैं कि लालू प्रसाद यादव जी उन्हें टिकट देंगे तो वो जीत करके लाएंगे, और लालू प्रसाद यादव जी मास्टर कार्तिकेय के टिकट देने के समय खुद आकर के, बीमार होने के बावजूद खुद आकर के उनके नाम का ऐलान करते हैं और अनंत सिंह जेल में रहते हुए भी मास्टर कार्तिकेय को जीत तक पहुंचाते हैं। तो ऐसे मास्टर कार्तिकेय का इस्तीफा तेजस्वी यादव जी सरकार बनने के साथ ही ले लेते हैं, लेकिन वहां पर कंप्रोमाइज़ किया गया। कैसे कंप्रोमाइज़ कर दिया, तो इसका रिजल्ट अब दिख रहा है। आपको दिख रहा होगा कि कैसे जब बिहार में उपचुनाव होने हैं 2 सीट गोपालगंज और मोकामा में, तो ऐसे में अनंत सिंह जी की पत्नी को ही इस बार फिर से राजद ने उम्मीदवार बनाया है मोकामा क्षेत्र से। मतलब इधर अनंत सिंह जी के एक चहेते का विकेट गिरा और दूसरी जगह टिकट दे करके बात को मैनेज करने की कोशिश की गई, क्योंकि अनंत दादा हैं, वहाँ मैनेज हो गई बात। दूसरे नंबर पर इस्तीफा लिया है जगदानंद सिंह जी के पुत्र का। जगदानंद सिंह जी के पुत्र हम इसलिए कहेंगे क्योंकि जगदानंद सिंह जी, आपको याद होगा कि कैसे लालू प्रसाद यादव जी के साथ राजनीति करने वाले, लालू प्रसाद यादव जी के लिए साय की तरह रहने वाले और राजद को सींच करने वाले, राजद को अनुशासन का पाठ पढ़ाने वाले और राजद के कार्यकर्ता के लिए अपने पुत्र के खिलाफ जाकर के चुनाव प्रचार करने वाले और राजद के कार्यकर्ता को जिताने वाले जगदानंद सिंह जी की हम बात कर रहे हैं, जो अब जिनके वही पुत्र सुधाकर सिंह बिहार में राजद में आ गए और राजद में फिर से जो है वे इस बार जीतने के बाद राजद में मंत्री बने सुधाकर सिंह। आपको याद होगा मंत्री बनने के बाद कैसे सुधाकर सिंह जी का इस्तीफा ले लिया गया, लेकिन आपको लग रहा होगा कि तेजस्वी यादव जी अपने मन से ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि राजद में ऐसे दो अगर बड़े चेहरे के, एक तो अनंत सिंह जी का आपको क्या कुछ दमखम है इसके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है। जगदानंद सिंह जी की बात करें तो अगर तेजस्वी यादव जी A to Z प्लॉट की बात करते हैं, A to Z पूरे समीकरण की बात करते हैं, तो उसका कहीं ना कहीं प्लॉट जो है उसका आधार जगदानंद सिंह ही बनते हैं। सवर्ण जाति से आते हैं, राजद के प्रदेश अध्यक्ष रहे और राजद में कैसे त्याग किया जाता है इसका पाठ जगदानंद सिंह जी ने सिखाया। इसके बावजूद इस तरह का चीज़ हुआ, जिसके बाद जगदानंद सिंह जी नाराज चल रहे हैं, इस्तीफा लालू प्रसाद यादव जी के पास भेज देते हैं, लेकिन लालू प्रसाद यादव जी इस्तीफा पर भी भाव नहीं देते हैं, चर्चाएं अलग हो जाती है। लेकिन इन तरह के जो तेजस्वी यादव जी ने कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ किया है, दिल पर पत्थर रखा है, खून का घूंट पिया है, और इसके बाद आपको याद होगा कि कैसे श्याम रजक और तेज प्रताप यादव जी के विवाद में श्याम रजक जी का पक्ष लेकर के तेजस्वी यादव जी का खड़ा हो जाना, अपने भाई तेज प्रताप यादव जी के तरफ जो है वो मतलब कंप्रोमाइज़ करने के इस बार मूड में नहीं रहना तेजस्वी यादव जी का, इस तमाम चीज़ दिखाता है कि तेजस्वी यादव जी अगर इतना कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं इतने बड़े बड़े लेवल के लोगों के साथ, जो अभिन्न अंग हैं राजद के, उनके साथ अगर कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं एक बड़ी रणनीति होगी, और उस रणनीति का गिफ्ट जो है, उस कर्म का गिफ्ट तेजस्वी यादव जी को मिल गया है। आपको बता दें कि कल राजद कार्यालय में ही एक मीटिंग थी और मीटिंग में जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा के साथ साथ हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा प्रमुख जीतन राम मांझी जी, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, CPI के लीडर थे, कांग्रेस के लीडर थे, सभी लोग बैठे थे। और बैठक होने के बाद गोपालगंज सीट पर भी राजद के कैंडिडेट को उतारने का निर्णय लिया गया है। बात समझिए, यहीं पे पेच है। गोपालगंज सीट लालू प्रसाद यादव जी का गोपालगंज गृह जिला है, और गोपालगंज सीट पर आपको याद होगा कि कैसे जदयू में नीतीश कुमार जी के जो चहेते, नीतीश कुमार जी के काफ़ी करीबी, उनको चुनाव लड़ाने की बात चल रही थी और जदयू से उन्हीं को टिकट दिया जाने का पूरा बात चल रहा था। आपको याद होगा कि कैसे नीतीश कुमार जी उनके साथ कंप्रोमाइज़ किए थे, चीज़ें हुई थी, राजद में जाने की भी उनकी बात हो गई थी। लेकिन अंततः क्या हुआ है कि नीतीश कुमार जी की तमाम चीज़ों को अगर तेजस्वी यादव जी ने माना है, अपने चहेतों को, नीतीश कुमार जी की बात मान करके चहेतों का अगर इस्तीफा लिया है, तो इसमें सीधे तौर पर अब आपको दिख रहा होगा कि उनको गिफ्ट मिल गया है और जदयू अपना हट पीछे छोड़ करके राजद को ही मोकामा का भी सीट और गोपालगंज का सीट दोनों पे चुनाव लड़ने के लिए कह दिया है। बात समझिए, इसमें जदयू बहुत खुश है। जदयू अभी छोटी छोटी चीज़ों में ही खुशियाँ ढूंढ रहा है। कैसे ढूंढ रहा है कि नीतीश कुमार जी की बात मान रहे हैं तेजस्वी यादव जी, उनके कहने पर
सुधाकर सिंह जैसे लोग जिनसे राजद को डैमेज हो सकता है, जगदानंद सिंह जैसे लोग, अनंत सिंह जी के करीबी मास्टर कार्तिकेय, उन तमाम लोगों का इस्तीफा ले लेते हैं तेजस्वी यादव जी। हाँ, तो ऐसे में तो गिफ्ट तो बनता है। श्याम रजक वाले मामले पर हो चाहे कंप्रोमाइज़ करने में जब तेजस्वी यादव जी आ रहे हैं तो नीतीश कुमार जी भी अब कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं। बात समझिए, यही राजद को फ़ायदा मिल रहा है। कैसे फ़ायदा मिला है राजद को? तो इस बार तेजस्वी यादव जी का ही झंडा बुलंद दिख रहा है और हवाएं तेजस्वी यादव जी के अनुकूल में ही बहती हुई दिख रही है। आपको याद होगा कि गोपालगंज का सीट अब क्यों अहम हो जाता है राजद के लिए, और गोपालगंज की सीट के लिए आखिर इतना रणनीति क्यों लगाया तेजस्वी यादव जी ने? इसके पीछे एक बड़ी कहानी है। गोपालगंज में आपको याद होगा कि हमने कुरुक्षेत्र के पिछले एपिसोड में ही बताया था कि वहाँ जो है दलित और मुस्लिम, इस दो का एक बहुल समीकरण है गोपालगंज में, और लालू प्रसाद यादव जी का गृह जिला भी है। तीन चीज़ें ए टू जेड की बात भले ही तेजस्वी यादव जी करते हो, लेकिन एमवाई समीकरण बेस है राजद का, यह बात किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो ऐसे में मुस्लिम वोट बैंक को साधने की वहाँ कोशिश और दलित वोट बैंक को साधने की कोशिश। आप सोच रहे होंगे कि कैसे तेजस्वी यादव जी ने इसके लिए क्या बिठाया। सबसे पहले दलित वोट बैंक की बात कर लेते हैं। श्याम रजक और तेज प्रताप यादव जी का जब विवाद हुआ था तो श्याम रजक जी ने एक बयान दे दिया था कि हम दलित हैं और ये लोग शक्तिशाली लोग हैं, तो ऐसे में दलित की क्या पूछ हो सकती है, और इसीलिए हमारे साथ ऐसी तरह की चीज़ें हुई है। जब श्याम रजक जी इस तरह का बयान देते हैं तो तेजस्वी यादव जी इसके बाद अपने भाई के अलावा छोड़ करके, भाई का साथ छोड़ करके श्याम रजक जी का साथ लेते हुए दिखते हैं। छोटा सा बयान देते हैं जिसमें साफ झलक जाता है कि वे श्याम रजक जी के साथ खड़े हैं, और इस तरह से, इस रणनीति से उन्होंने गोपालगंज में दलित को रिझाने का प्रयास कर लिया है। मुस्लिम को अब मुस्लिम बड़ा बात है, क्योंकि ओवैसी जी की पार्टी AIMMM जो अभी खार खा करके बैठी हुई है राजद से। आपको याद होगा कि सीमांचल में कैसे 2020 में ओवैसी जी की पार्टी AIMMM लॉन्च हुई थी, और उसके बाद बिहार में कदम रखते ही उन्होंने सीमांचल में एक बड़ा वोट बैंक जो है हथिया लिया, मुस्लिम को अपने पाले में कर लिया था। अब सीमांचल से आगे बढ़ते हुए गोपालगंज तक उनके कदम जो है, उनका पाँव पसर रहा है। ये बात कहीं ना कहीं राजद के लिए अलार्म टोन की तरह था। तो ऐसे में AIMMM भी ऐलान कर चुकी है कि गोपालगंज में हम आकर के चुनाव लड़ेंगे। अब समझिए AIMMM को यहाँ क्या फ़ायदा हो सकता है। अब समझिए, जब तेजस्वी यादव जी और राजद ने AIMMM को इतना नुकसान जो है दिया है, झटका दिया है, उनके विधायकों को तोड़ करके राजद में मिला लिया है, तो अब क्या होता है कि जो आपसे ज़्यादा शक्तिशाली है और उसको आप पूरा डैमेज नहीं कर सकते हैं तो पाँव पे ही मार देते हैं। क्या होता है कि जब हाथ पे मारिएगा, कहीं और मारिएगा तो आदमी हाथ टांग करके मेरी तरह काम कर लेगा, चल लेगा, लेकिन जब आप पाँव पे मारिएगा तो क्या होगा, बेड से आदमी उठ ही नहीं पाएगा। तो लालू प्रसाद यादव जी का एक तो गृह जिला, और गृह जिला में हार, समझ रहे हैं, तो इसके लिए टक्कर देने के लिए AIMMM उतर रही है, और वहाँ सोच रही है कि गोपालगंज में अगर नीतीश कुमार जी के ही कैंडिडेट उतरते, किसी के भी कैंडिडेट, महागठबंधन से कोई कैंडिडेट उतरेगा, अगर हम उसका वोट ही काट लेते हैं, मुस्लिम का वहाँ पूरा वोट काट देते हैं, तो ऐसे में फ़ायदा किसी को भी हो जाए, कोई दूसरा जीत जाए, लेकिन महागठबंधन नहीं जीतेगा। तो सबसे बड़ी बदनामी लालू प्रसाद यादव जी की होगी, क्योंकि उनका गृह जिला है गोपालगंज, और महागठबंधन में जिस प्रकार से राजद लीड कर रही है तो डैमेज तो होगा, डैमेज होगा, और इसी ख्याल से ओवैसी जी की पार्टी वहाँ उतर रही है। लेकिन आपको पता है, जगदानंद सिंह जी ने इधर राजद के प्रदेश अध्यक्ष से इस्तीफा दिया, और इसके बाद जो है इधर अब्दुल बारिश सिद्दीकी जी का नाम चलने लगा है। नाम जो तैरने लगा है ना, अगर ऐसा मतलब बनाते नहीं है ना, अगर लेकिन नाम भी अगर तैरता है चुनाव तक, तब भी पूरा फायदा गोपालगंज में होगा राजद को। कैसे? एक तो दलित वाला श्याम रजक से साथ लिया, और अब्दुल बारी सिद्दीकी के नाम का चर्चा करके, एकदम तैरा करके उन्होंने मुस्लिम वोट बैंक को गोपालगंज के लिए साथ लिया, और नीतीश कुमार जी को बैकफुट पे भी ढकेल दिया। नीतीश कुमार जी गोपालगंज का भी सीट दे दिया। आप समझ ना, उपचुनाव हो रही है और दोनों जगह से राजद लड़ रही है, और जदयू के बड़े नेता जो हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी राजद के कार्यालय में जाके मीटिंग करते हैं, वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके घोषणा करते हैं। अब दिख रहे होंगे, तो नीतीश कुमार जी तो इधर बैकफुट पे जा रहे हैं, और नीतीश कुमार जी का बैकफुट पर जाना बिहार में, इसका मतलब तेजस्वी यादव जी का उभर करके आना महागठबंधन में। तेजस्वी यादव जी यही प्रमोशन तो चाहते भी है। लेकिन अमित शाह जी की ओर से भी गिफ्ट मिला है। कैसे? जयप्रकाश नारायण जी के जयंती पर अमित शाह जी सारण क्षेत्र में आए थे। इससे पहले सीमांचल क्षेत्र में थे, और फिर सारण क्षेत्र में आए, तो वहाँ बोलते बोलते बहुत सारी बात उन्होंने बोला। उन्होंने सबसे मुख्य बात ये बोला कि जयप्रकाश नारायण जी ने अपनी राजनीति कांग्रेस के विरोध में ही शुरू की थी, और कांग्रेस के विरोध में जो है जयप्रकाश जी राजनीति शुरू किए थे। तो जयप्रकाश जी के शिष्य और जेपी आंदोलन से ही नीतीश कुमार जी, लालू प्रसाद यादव जैसे नेता निकले,
और नीतीश कुमार जी इतने कंप्रोमाइज़ करने वाले नेता हैं कि सत्ता के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। 5 बार लोगों को धोखा दे चुके हैं। और अमित शाह जी के इस बयान से राजद को कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा है। फर्क किसको पड़ रहा है? नीतीश कुमार जी को। क्योंकि अमित शाह जी सीधे चाहते हैं कि जयप्रकाश जी लोहिया जी की जिस विचारधारा को लेकर के नीतीश कुमार जी हमेशा आगे बढ़ने की बात करते हैं, तो जयप्रकाश जी के नाम से और नीतीश कुमार जी के बीच जो एक संबंध है, उस संबंध को विच्छेद कराया जाए। अमित शाह जी ये चाहते हैं। और जब से इस बार सत्ता की चाबी एनडीए में भाजपा के हाथ से हट करके आरजेडी के हाथ में नीतीश कुमार जी ने दी है, तो पूरा टारगेट पर नीतीश कुमार जी हैं। अब बात समझिए, अगर नीतीश कुमार जी टारगेट पर हैं, बीजेपी नीतीश कुमार जी को टारगेट कर रही है, इंटरनली राजद नीतीश कुमार जी से पीछा छुड़ाना चाह रही है, तो फायदा किसका हो रहा है? तेजस्वी यादव जी का। तो अमित शाह जी अभी अगर आकर के बिहार में आकर के कोई बयान दे रहे हैं, कोई कदम दे रहे हैं, तो फायदा सीधे तौर पर तेजस्वी यादव जी को मिल रहा है। और बात क्या है कि नीतीश कुमार जी भी खुश ही हैं, बहुत ज़्यादा दुखी होंगे नहीं। क्यों? क्योंकि उनको राष्ट्रीय राजनीति करनी है और राष्ट्रीय राजनीति में लालू प्रसाद यादव जी तो अभी साथ देने के लिए तो तैयार हैं ही हैं। बस बिहार की बात है, तेजस्वी यादव जी के हाथ में सौंप दीजिए। प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। अब कार्यालय छोड़ करके राजद कार्यालय में जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, तमाम चीज़ें होती है। बस देखिए कुरुक्षेत्र है। तो बात समझिए सीधे, तेजस्वी यादव जी का रणनीति बहुत काम किया है। और इतना काम किया है कि हवाएं तेजस्वी यादव जी के अनुकूल में बहनी शुरू हो गई है। तेजस्वी यादव जी भी अब इस चीज़ को समझ चुके होंगे कि थोड़ा कंप्रोमाइज़ कीजिए और लीजिए रिटर्न गिफ्ट, लेकिन इसके लिए तगड़ी रणनीति जरूरी है। कुरुक्षेत्र है भाई, कुरुक्षेत्र में हमेशा सभी तगड़ी रणनीति के साथ काम करते हैं और कब क्या बदलाव हो जाए किसी को समझ नहीं आता है। अब जुड़े रहिए ऐसे ही हमारे जनता टॉकीज़ के साथ। और कैसा लगता है आपको हमारा शो, बिल्कुल आप हमें बता सकते हैं। कमेंट सेक्शन लगातार खुले हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।